हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी जोरदार मेहनत आप लोगों को भी करना है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यही मेहनत, यही 10 दिन का जो मेहनत है आपके पूरे रिजल्ट में बदलाव लाएगा। अगर ये 10 दिन आप अपने से कामचोरी कर लोगे, थोड़ा सा शरीर बचाने के चक्कर में थोड़ा मेहनत कम करोगे, शायद दिक्कत होगी। सो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 20 सीरीज के लेक्चर्स आप देख सकते हो, जितनी बार देख सकते हो जरूर से जरूर देखो। थोड़ा खाली टाइम मिले उसको रिवीजन करो। अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट सारे सब्जेक्ट में क्लियर हो तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखो, जरूरी है। एंड जरूरी नहीं कि 100% बातें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब याद हो जाए, नहीं पॉसिबल है, लेकिन 100% के लिए तो टॉप कर जाओगे ना। अगर थोड़ा भी याद हो गया, थोड़ा 20-25% भी याद हो गया तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। पहला काम, सबसे पहले पूरी लेक्चर कम से कम सुन लो। दूसरा काम, एक आध दो बार रिवीजन कर लो, आप एग्जाम में लिखने लायक बन जाओगे। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों के सब एक ही डाउट आ रहे हैं, सर मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं कैसे आंसर लिखूंगा। देखो ये मत सोचो कि एकदम डिट्टो जो हम पढ़ाएं वही आंसर लिख पाओगे, नहीं। हम जो स्टोरी टाइप की बनाते हैं, एक चीज़ें जैसे लोकल एनेस्थेटिक पढ़ाया था, तो भाई ये लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, तो सुन्न करता है, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, कुछ कुछ बातें तो याद रही होंगी। इसी को बना बना के आप लिखोगे और एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, पास हो जाओगे। थोड़ा रिवीजन करो बस, ठीक है। हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं विथ फुल एनर्जी। अच्छे से आप सभी लोग पढ़िए। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का ये पार्ट 9 लेक्चर रहने वाला है। पार्ट 9 में हम लोग 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में भी सवाल आएंगे कि बस आपको शॉर्ट नोट लिखना है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। अब इसी से हो सकता है 3 नंबर के सवाल आ जाएं या 5 नंबर के सवाल आ जाएं। मैं पढ़ाऊंगा 5 नंबर लायक, अगर 3 नंबर के आएंगे तो थोड़ा कम कम लिखना, 5 नंबर के आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लिखना, है ना। हाँ, तो मतलब क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का, तो देखो भाई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स कहाँ होता है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है, तो न्यूरॉन्स और मसल्स के जंक्शन को, ये देखो मसल्स है और ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स और मसल्स के जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को ब्लॉक करते हैं उनको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स कहते हैं। एंड उससे क्या होता है, जो आपका मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, संकुचित नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बोल देते हैं। उसको क्या कह देते हैं हम लोग, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। क्या कह देते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, उसको हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कह देते हैं। तो कह रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एट पेरिफेरली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस इन सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस टू रिड्यूस मसल टोन। यानी कि आपको पता है कि अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन जाएगा नहीं, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और मसल आपका रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पेरिफेरली काम करते हैं, किसके ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, इन सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस में, एंड मसल टोन को कम करते हैं। मसल टोन को कम करना मतलब समझते हो, यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का काम करते हैं। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स इसी को कहा जाता है, आर मेनली यूज टू रिलीव पेनफुल मसल स्पाजम। जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं मेनली वो आपके मसल स्पाजम, मान लो कहीं मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्पाजम हो रहा है, संकुचन हो रहा है जिससे दर्द हो रही है, एंड स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उस कंडीशन में यूज होता है। एंड एग्जांपल क्या क्या है सर, डाइजीपाम, मेफेंसिन, बैक्लोफेन, क्लोरजोक्साजोन, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं, आपको याद रखना होगा। डाइजीपाम है ना, मेफेंसिन, बैक्लोफेन, क्लोरजोक्साजोन, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं सर, तो ये आपके इस्तेमाल होते हैं स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्लासिफिकेशन क्या क्या है भाई, क्लासिफिकेशन मतलब है कितने प्रकार के होते हैं न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। सबसे पहले नॉन डिपोलराइजिंग, जिसको कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स कहते हैं। दे ब्लॉक एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल रिलैक्स, यानी ये जो नॉन डिपोलराइजिंग है जिसको कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर कहते हैं, ये एसिटाइल कोलिन को, जैसे न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको ब्लॉक करता है, जिससे एसिटाइल कोलिन वहाँ पर जा नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, जिसमें एग्जाम्पल में क्या है, डी ट्यूबोक्राइन है ना, क्यूरिन है ना, क्या कहते हैं, पेनक्यूरोनियम, वेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरिनियम, रोक्यूरिनियम। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं,
जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर रहा है। जरूरी नहीं कि सारे ड्रग का नाम लिखो, 2 ड्रग का भी नाम लिखोगे काम चल जाएगा, जैसे डी ट्यूबो क्रेयाइन और पेनक्रोनियम, ये वेनक्रोनियम लिख दे रहे हो काम हो जाएगा, ठीक है, ये 3 को लिख दो। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में क्या है, दे फर्स्ट स्टिमुलेट देन पैरालाइज द मसल्स, यानी सबसे पहले मसल को स्टिमुलेट करते हैं एंड फिर मसल्स को पैरालाइज करते हैं। पैरालाइज करने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरे कुछ देर के लिए टेम्परेली रोक देते हैं ताकि आपका वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जाकि दर्द ना हो, है ना। हाँ, जिसमें आपके सक्सिनाइल कोलिन आ जाते हैं, जिसको हम लोग सक्सामेथोनियम कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, यानी दे ब्लॉक ट्रांसमिशंस बिटवीन नर्व एंड मसल्स। नर्व और मसल्स किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के द्वारा। अब उसी जंक्शन को अगर ब्लॉक कर देंगे तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होगा, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। तो ये बोल रहा है दे ब्लॉक द ट्रांसमिशन बिटवीन नर्व एंड मसल्स, मसल बिकम रिलैक्स, मसल बिकम रिलैक्स हो जाएगा, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल में वैक्यूरोनियम इसी तरह से काम करता है, जो एग्जाम्पल में वैक्यूरोनियम है वो इसी तरह से काम करता है। वैसे फ्लेसिड पैरालिसिस है ना, पैरालिसिस ऑकर्स इन द फिक्स्ड ऑर्डर, जैसे फेस, नेक, लिम्स, ट्रंक्स, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, इस तरीके से एक फिक्स्ड ऑर्डर में पैरालिसिस करता है फ्लेसिड पैरालिसिस में। नो इफेक्ट्स ऑन कॉन्शियसनेस और पेन, आपके कॉन्शियसनेस और पेन में कोई, दे ओनली, ये क्या करते हैं आपके ओनली पैरालाइज द मसल्स, यानी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बेहोश हो गया, मसल्स को रिलैक्स करते हैं। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट फिर भी क्या कहते हैं कॉन्शियस रहता है, यानी कि पेशेंट होश में रहता है। फील्स पेन, जैसे मैं बोल रहा था अभी कि पेन को भी रिलीफ कर देता है, तो नहीं, ये पेन को रिलीफ नहीं करता है, ये पेन को रिलीफ नहीं करता, बस मसल को रिलैक्स कर देता है। पेन को रिलीफ करने के लिए यूज अनलेस एनेस्थीसिया इज गिवन, अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है तो फिर ये पेन को रिलीफ नहीं करता है। देखना, एनेस्थीसिया देने से पहले डायजीपाम वगैरह दिया जाता है ताकि उसके पूरे बॉडी का मसल्स वगैरह रिलैक्स हो जाए, है ना। हाँ, तो रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। अगर हाई डोजेज में दे देंगे तो पैरालाइज ब्रीदिंग मसल्स, अगर ज़्यादा डोज में दे देंगे तो ये ब्रीदिंग मसल्स को भी, जैसे डायफ्राम वगैरह को पैरालाइज करेगा, जिससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह देखने को मिलेगी, है ना, जैसे सक्सिनाइल कोलिन वगैरह होता है। नो इफेक्ट ऑन स्मूथ और कार्डियक मसल्स, नहीं इफेक्ट होता है किसके ऊपर, स्मूथ और कार्डियक मसल्स पे, इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के ऊपर काम करते हैं। दे एक्ट्स ओनली ऑन स्केलेटल मसल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रीमियरली अफेक्ट, जैसे ये सवाल आया हुआ था, सवाल बहुत आसान आए हुए हैं, आप जवाब दे के देखना। चलो आप जवाब दे के देखना, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रीमियरली अफेक्ट, किसको अफेक्ट करते हैं प्रीमियरली, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रीमियरली अफेक्ट स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स या ब्रेन सेल्स। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रीमियरली इफेक्ट्स आपके स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करने का काम करते हैं, ना ही कि स्मूथ मसल्स को। स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एक्ट एट, कहाँ एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कार्डियक मसल्स या लीवर। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स ये सीधा सीधा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है। हाँ, अब है माइस्थीनिया ग्रेविस, शॉर्ट नोट्स ऑन माइस्थीनिया ग्रेविस लिखना था। क्या लिखना है, ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, कौन कौन से डिजीज, कौन कौन से दवाएं हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज होते हैं। तो थोड़ा सा माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ लो, क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। देखो भाई, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है दैट कॉजेज वीकनेस इन द स्केलेटल मसल्स, जिससे आपकी स्केलेटल मसल वीक हो जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर आपके बॉडी का इम्यून सेल, आपके बॉडी का इम्यून सेल ही एक्टिवेट हो जाता है और वो किसके ऊपर अटैक करता है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पर। आपको पता है कि आपके बॉडी में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा जाता है एंड फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को जाकर के हार्म करने लगता है, मारने लगता है, कौन, एंटीबॉडी। ये देखो एंटीबॉडी बना हुआ है ना, हाँ, रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करने लगता है, जिससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन सही से बाइंड नहीं कर पाता है और आपके मसल्स धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। ये किस वजह से होता है, तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून, यानी खुद की इम्यून सिस्टम खुद के सेल को अटैक कर देता है, ठीक है। एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जो कि वीक करता है आपके स्केलेटल मसल्स को।
इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। देखो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के यानी कि जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स है, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर समझते हो ना, एम रिसेप्टर और एन रिसेप्टर। एन रिसेप्टर में एन एम रिसेप्टर को क्या करता है, ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, उससे खिलाफ, है ना, एंटीबॉडी बनाता है, एंड एंटीबॉडी बनाने के बाद उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, चलो गाइस, चलो ध्यान से सुनना, है ना, जनवरी में हो गया था, हाँ चलो रिपीट कर देंगे। ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब इसमें कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, चूंकि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है, जैसे एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग। ये एंटी कोलिनर्जिक नहीं है, एंटी कोलिनेस्टेरेज है। एक्चुअली कोलिनेस्टेरेज एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, तो ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए नाम है एंटी कोलिनेस्टेरेज, जिससे एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है और थोड़ा सा सिम्टम इंप्रूव होते हैं। जैसे एग्जांपल में नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन है। ये याद करो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। ये आपके माइस्थीनिया ग्रेविस में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नियोस्टिग्मिन होता है। ठीक है, याद रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, यानी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में जैसे एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन यूज होता है, एजाथायोप्राइन और साइक्लोस्पोरिन यूज होते हैं। सर्जिकल थायमेक्टोमी में क्या यूज होता है, हेलो, बस मैम हमको लगता है कि 10 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अगर कर कर सकते हैं मैम 1:30 अगर कम, हाँ कर सकते हैं मैम, सॉरी मैम थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। सर्जिकल थायमेक्टोमी, थाइमस ग्लैंड ओवर एक्टिव लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड्स, यानी यहाँ पे थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है तो भी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। तो ये तो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या करना है, सर्जिकल करना है, मतलब थाइमस ग्लैंड को बाहर निकाल दो बाय सर्जिकल प्रोसेस, साइज ऑफ इट रिड्यूस्ड, या फिर उसको काट करके छोटा कर दो। प्लाज्मा एक्सचेंज वाया इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसके ट्रीटमेंट होते हैं। पेशेंट ट्रीटेड विथ एक्यूरेटली विथ थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, यहाँ पे थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज भी किया जाता है, या फिर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं। ठीक है, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, मेनली यहाँ पे है, देखो कौन कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं। एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जिसमें नियोस्टिग्मिन पैरिडोस्टिग्मिन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन यूज होते हैं। सर्जिकल थायमेक्टोमी में यहाँ पर थाइमस ग्लैंड ओवर एक्टिव होने की वजह से दिक्कत हो सकता है, एनलार्ज हो जाता है, तो वहाँ सर्जिकल प्रोसेसर से इसके साइज को छोटा किया जा सकता है। प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं ताकि हमारा वो चीज़ें थोड़ा सही हो जाए। इंडिकेशन यानी कब यहाँ पर क्या होता है, कब कौन सी दवा यूज होती है, तो मेनली दिखने को मिलता है मसल वीकनेस दैट वर्सन द एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विथ रेस्ट, यानी मसल वीकनेस देखने को मिलता है। क्या करता है ये, मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है ना, यानी मांसपेशियों में वीकनेस देखने को मिलती है। डबल विजन यानी डिप्लोपिया, है ना, हाँ। डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग यानी डिस्फेजिया और स्पीकिंग डिसएरेजिया, यानी कि थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती है ना। डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग मतलब निगलने में भी दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। वीकनेस इन आर्म्स एंड लेग्स, हाथ और पैरों में भी देखने को मिलता है दिक्कत। एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इन सीवियर केस, कई बार होता है सीवियर केस में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाती है ना। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी के ड्रग्स नहीं यूज करने हैं भाई, इंडिकेशन में है कि इंडिकेशन नहीं, एक तरीके से कह सकते हो कहाँ कहाँ यूज करना है माइस्थीनिया ग्रेविस के ड्रग्स को, लेकिन कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, कौन कौन सा यूज नहीं करना है इसमें। एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जैसे जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह। बीटा ब्लॉकर्स यहाँ यूज नहीं कर सकते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो और मसल्स को रिलैक्स कर देगा, हमको यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही सर्टेन एंटी सीजर ड्रग्स यानी फाइनिटोइन वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ। क्या है भाई, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज से सवाल आया हुआ था, बताओ भाई कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है, कैंसर या अल्जाइमर या कार्डियक या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपके बॉडी का इम्यून सेल खुद ही, ठीक है, आपके सेल पर अटैक करता है।
नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस इज, माइस्थीनिया ग्रेविस के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है सर? नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन माइस्थीनिया ग्रेविस एक्ट्स बाय, भाई माइस्थीनिया ग्रेविस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे काम करता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने बताया था इंक्रीजिंग एसिटाइलकोलिन नहीं, रिड्यूसिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यस, ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को कम करके काम करता है। ठीक है, चलो तो मैं रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से सुनना। माइस्थीनिया ग्रेविस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ न्यूरोमस्कुलर अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस मत छोड़ना। माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें आपकी मसल वीकनेस होती हैं, खास करके स्केलेटल मसल्स। क्यों वीक हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या है सर? तो याद करो, मस्कैरिनिक एम रिसेप्टर, निकोटिनिक एन रिसेप्टर। एन रिसेप्टर कहाँ होता है? एन और एन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास जो एन रिसेप्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है आपका बॉडी का इम्यून सेल, और वो एंटीबॉडी जाकर के एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है? एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाता, जिससे आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, मसल वीक हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करने होंगे? एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, जैसे उसमें नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, एक ही चीज़ बात दो बार लिख दिया है तो एक बार हटा देते हैं। चलो ये वाला देखो, यहाँ पर हम एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग यूज़ करेंगे। क्यों एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग यूज़ करेंगे? ताकि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़े, है ना? हाँ, ये बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को कम करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स इम्यूनिटी को कम करेगा, जैसे एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। सर्जिकल थाइमेक्टोमी, आपके बॉडी में थाइमस ग्लैंड होता है जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन अगर वो कई बार होता है थाइमस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे थाइमस ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। तो यहाँ सर्जिकल प्रोसेस है, उसके थाइमस ग्लैंड को रिड्यूस कर सकते हैं साइज को। प्लाज्मा एक्सचेंज और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मसल वीकनेस देखने को मिलते हैं, डबल विजन होती है, चीज़ें डबल डबल दिखाई देती हैं, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत होती हैं, बोलने में दिक्कत होती हैं, आर्म्स और लेग्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते? अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास के एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के एंटीबायोटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, सर्टेन एंटी सीजर ड्रग यानी मिर्गी वाले ड्रग जैसे फेनिटोइन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे मसल और रिलैक्स होगा, सिम्टम और खतरनाक आएंगे। ठीक है, हाँ, यही था आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। एंड चूंकि मैम की क्लास की टाइम हो गई है तो अभी हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। फ्रेश स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्लास बेहतरीन होगा आपका। इस पार्ट को छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस कम से कम पढ़ लेना। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी लगी होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। माइड्रिएटिक्स और मियोटिक्स बहुत बार पूछा जाता है, ग्लूकोमा में ड्रग्स पूछा जाता है, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।